नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज के व्याख्यान में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13, जिसमें हम पर्यावरण का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। इस व्याख्यान में हम एनसीईआरटी के अनुभाग 13.1 और 13.2 पढ़ेंगे। यह रहा अस्वीकरण। आज के व्याख्यान के सीखने के उद्देश्य देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पारिस्थितिका तंत्र की अवधारणा क्या होती है, किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि जैविक और अजैविक घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं। फिर हम उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों को समझेंगे। यह है आपके सामने आज के व्याख्यान की अनुक्रमणिका। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि पारिस्थितिका तंत्र क्या होता है तथा इसके क्या घटक होते हैं। यह एनसीईआरटी का 13.1 अनुभाग है। फिर हम 13.1 अनुभाग में ही एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 13.2। फिर हम आज के व्याख्यान का सारांश देखेंगे और फिर हम एनसीईआरटी पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे तथा मुख्य बिंदु बताई जाएंगी और अंत में आपको कुछ रोचक प्रश्न दिए जाएंगे जिसे आप स्वयं हल करेंगे और इस व्याख्यान का निष्कर्ष निकालेंगे ताकि आपको यह व्याख्यान सही तरीके से समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं और आज के व्याख्यान को शुरू करते हैं कि प्रकृति के साथ हमारे बंधन को समझोना। छात्रों, चलो खोज करते हैं कि कैसे मानव प्रकृति हमारे कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करती है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का मतलब यह है कि मानवीय क्रियाकल्पियां जैसे कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधनों जैसे पानी, मिट्टी, हवा और खनिजों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सभी जीवित जीव मनुष्य को मिलाकर जीवित रहते हैं या फिर जीवित रहने के लिए एक स्थिर पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। यह संतुलन यह सुनिश्चित करता है कि पानी, हवा और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और पारिस्थितिका तंत्र जीवन का समर्थन करने के लिए ठीक से काम करें। जैव विविधता का संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार या वैज्ञानिकों की ही नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति की भी। प्रदूषण कम करके, पानी बचाकर, पेड़ लगाकर और हानिकारक प्रथाओं से बचकर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। सतत विकास का ध्यान, यानी कि इसका अर्थ है कि प्रकृति का इस तरह उपयोग करना कि आज की जरूरतें भी पूरी हो और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का दोहन करने की बजाय उनका विवेकपूर्ण उपयोग और पुनर्चक्रण करना है। चलो शुरू करते हैं कि हमारा पर्यावरण आखिरकार है क्या। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। तो पर्यावरण सभी बाहरी परिस्थितियों और प्रभावों का कुल योग है जो किसी जीव के जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब कि पर्यावरण में एक जीव के चारों ओर के सभी बाहरी कारक और स्थितियां शामिल हैं जो उसके जीवन और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि तापमान, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी और अन्य जीवित चीजें। ये कारक किसी जीव को जीवित रहने, बढ़ने और प्रजनन करने में मदद करते हैं और ये उसके व्यवहार को भी प्रभावित कर सकते हैं तथा समय के साथ अनुकूलित होने के तरीके को भी। इसमें सजीव और निर्जीव दोनों घटक शामिल हैं, यानी कि एक पारिस्थितिका तंत्र में दोनों जीवित चीजें जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और अजीव तत्व जैसे मिट्टी, पानी, हवा और सूरज की रोशनी सब मिलकर जीवन का समर्थन करने और प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के काम आता है।
सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे जो कि सजीव हैं, सूरज की रोशनी और मिट्टी जो कि निर्जीव हैं, उनको उपयोग करके भोजन बनाते हैं। यह आपसी तालमेल प्रकृति में एक सटीक संतुलन बनाए रखता है। बढ़ता प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण के प्राकृतिक चक्र को तोड़ रहा है। मनुष्य के इन हस्तक्षेपों के कारण बहुत ही समस्याएं होती हैं और असामयिक प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ गया है। तो इस आकृति में आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में सजीव यानी कि जैविक और निर्जीव यानी कि अजीविक दोनों घटकों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सजीव यानी कि जैविक घटक ये सभी जीवित जीव हैं जो ऊर्जा प्राप्त करके और खाद्य श्रृंखला बनाए रखने में शामिल हैं। उत्पादक जड़ वाले पौधे, पादप प्लवक और पेड़। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता है प्राणी प्लवक, मछली, कछुआ, गिलहरी और लोमड़ी। अगर हम अपघटक की बात करें तो अपघटक क्या है? वह जीवाणु और कवक है। निर्जीव यानी कि अजैविक घटक ये पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। ऊर्जा स्रोत, सूर्य और ऊर्जा पदार्थ, जल, मृदा, अवसाद, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। भौतिक घटनाएं, अवक्षेपण यानी वर्षा। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में हर तरीके से जैविक और अजैविक दोनों घटकों को शामिल किया गया है और यही दोनों घटक मिलकर अपना अपना कार्य कर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इसके घटक क्या क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहचान और चर्चा कि ये घटक क्या है और कैसे वे एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर परस्पर क्रिया करते हैं। यह एक स्वपोषी प्रणाली है क्योंकि यह अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न करती है। आमतौर पर सूर्य के प्रकाश से यहाँ जीवित जीव भोजन, आश्रय और जीवन चक्र के लिए अपने निर्जीव पर्यावरण और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। इनमें वन, तालाब, झील और रेगिस्तान जैसे बड़े प्राकृतिक तंत्र शामिल हैं। अगर आप मछली घर की बात करें तो जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया है, एक छोटा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो कि 13.1 अनुभाग में शामिल है। तो हम यह देखेंगे कि वे जीवन का समर्थन करने के लिए कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। जैविक घटक की अगर हम बात करें तो जैविक घटक सभी जीवित जीव यानी कि इसके अंतर्गत सभी जीवित प्राणी आते हैं जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, पौधे और सूक्ष्म जीव। ये घटक एक दूसरे पर अजैविक घटकों पर निर्भर रहते हैं। अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो ये पर्यावरण के निर्जीव भौतिक कारक हैं। इनमें तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी, प्रकाश और पानी शामिल हैं जो जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। फिर हम बात करेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की। तो ये वे तंत्र हैं जो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं और मनुष्य द्वारा निर्मित या प्रबंधित नहीं होते, जैसे कि वन, तालाब और झीलें। उदाहरण के तौर पर एक उद्यान आप समझिए तो एक उद्यान पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा मानव निर्मित या प्रबंधित होता है, तो जिसमें उदाहरण है जैसे कि पौधे, छोटे जानवर और कीट जैसे जैविक घटक जो कि मिट्टी, पानी और धूप जैसे अजैविक घटकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से हर एक उपलब्ध घटक अपना कार्य कर रहा है। आप देखिए जैविक घटक जैसे कि आपके सामने है जल भृंग, जोंक,
तालाब का घोंघा, जल बिच्छू, ये सभी जैविक घटक है। वही अजैविक घटक जैसे कि इसका तापमान, वर्षा, हवा और मिट्टी, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? पारिस्थितिका तंत्र के घटक कहलाते हैं और मिलकर एक पर्यावरण बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन पारिस्थितिका तंत्र के उत्पादक क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है उत्पादक, यानी कि जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक जिन्हें स्वपोषी या अंग्रेजी में इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ये जीव जिनमें अकार्बनिक पदार्थ, कैसे पदार्थ? अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से सरल कार्बक यौगिक जब भोजन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि अधिकांश उत्पादक प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज, यानी कि एक प्रकार की शर्करा जो भोजन के रूप में काम करती है, और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। मुख्य उत्पादकों में सभी हरे पौधे जैसे पेड़, घास और कुछ विशिष्ट प्रकार के किण्वन जैसे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नीले हरे शैवाल शामिल हैं। ये जीव अपने पर्यावरण में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत प्रदान करते हैं। सूर्य के विकिरण ऊर्जा का उपयोग, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। उत्पादक सूर्य से आने वाली प्रकाश, यानी कि विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, यानी कि भोजन में संग्रहित में प्रवाहित करते हैं। यह ऊर्जा रूपांतरण उन्हें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करने में मदद करते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्लोरोफिल की उपस्थिति आवश्यक होती है, तो देखिए क्या है कि यदि हम हर पौधे की बात करें तो हर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल नामक एक वर्णक उपलब्ध होता है और वह बहुत आवश्यक होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। क्या बोला हमने? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाओं को संचालित करता है। वही अगर हम बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु में क्लोरोफिल के सामान्य अन्य वर्णक या रसायन होते हैं या नहीं? आप सोचिए कि क्या जीवाणु में क्लोरोफिल के समान अन्य वर्णक या रसायन होते हैं? तो देखिए, जीवाणु में क्लोरोफिल के समान अन्य वर्णक और रासायनिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और कार्टिनोइड्स, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, लेकिन ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश सोखते हैं और ऑक्सीजन मुक्त, यानी कि ऑक्सीजन मुक्त प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जबकि कुछ साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो उदाहरण है जैसे कि आपको ऊपर ही बताया गया था कि सभी हरे भरे पौधे और नीले हरे शैवाल। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता। तो अब हम पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ताओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, इन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। तो इनके अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला है शाकाहारी। शाकाहारी ये वे जीव होते हैं जो पोषण के लिए केवल हरे पौधों, पत्तियों, फलों और बीजों का सेवन करते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में पौधों से सीधे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे हिरण, बकरी और गाय। मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी ये वह जीव हैं जो भोजन के लिए अन्य जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। इन्हें द्वितीय या तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में आबादी के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जैसे कि बाघ, शेर और चील। सर्वाहारी की बात करें तो इस श्रेणी के जीव अपने आहार में पौधों और जानवरों दोनों को शामिल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, जिससे इनके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, जैसे कि मनुष्य, कौआ और भालू। वहीं अगर हम परजीवी की बात करें तो ये वे विशिष्ट जीव हैं जो अपने भोजन और आश्रय के लिए किसी अन्य जीवित जीव के शरीर के ऊपर या भीतर रहते हैं। ये अक्सर अपने पोषक जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसे तुरंत मारते नहीं हैं, जैसे कि जूं, फीताकृमि और अमरबेल। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन के बारे में, कि इनके अपघटकों की भूमिका का अब हम अन्वेषण करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपघटक की, जो कि सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु और कवक होते हैं। ये मरे हुए पौधों और जानवरों को सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं तथा पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस पुनर्चक्रित करने में मदद करते हैं, जो नए पौधों की वृद्धि और एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपघटक यानी कि जीवाणु और कवक मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पोषक तत्व वापस प्रकृति में लौट आते हैं। इसलिए इन्हें अपघटक भी कहा जाता है। मृत अवशेषों और अपशिष्ट को विघटित करते हैं, यानी कि अपघटकों का मुख्य कार्य मृत पौधों, जानवरों के अवशेषों और अन्य जैविक अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करना, यानी कि सड़ाना गलाना है। वे इन मृत कार्बनिक पदार्थों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे पृथ्वी का कचरा जमा नहीं होता है। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, यानी कि विघटन की प्रक्रिया के दौरान अपघटक मृत जीवों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज पोषक तत्व में तोड़ देते हैं। यह परिवर्तन पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पोषक तत्व पुनर्चक्रण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सरल अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन के बाद ये पोषक तत्व मिट्टी, पानी और हवा में वापस मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करती है, जिससे नए पौधे फिर से इन पोषक तत्वों का उपयोग कर पाते हैं और खाद्य श्रृंखला जारी रहती है। उदाहरण जैसे कि होंगे आपके पास जीवाणु और कवक, यानी कि अपघटकों को एक प्रमुख उदाहरण विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और यानी कि जीवाणु और कवक हैं। ये सर्वव्यापी जीव मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं और पारिस्थितिका तंत्र को स्थिरता और निरंतरता के लिए अनिवार्य घटक हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रियाकलाप के बारे में। तो क्रियाकलाप को जानने के लिए एक थोड़ा सा हम इस चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मछली घर के ऊपर। तो आपने मछली घर जरूर देखा होगा, जिसमें आप ये देखे होंगे कि मछली घर किस तरीके से बना हुआ होता है, व्यवस्थित रूप से बना हुआ होता है। तो आइए हम भी कोशिश करते हैं कि एक मछली घर बना सके। तो बच्चों, सबसे पहले जब हम एक मछली घर बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, हम वो जानते हैं। सबसे पहले मछली को तैरने के लिए खाली जगह यानी कि एक बड़ा जार चाहिए होगा, जहाँ पर पानी, ऑक्सीजन और भोजन सभी की आवश्यकता होगी। तो मछलियों को जीवित रहने के लिए एक बड़ा टैंक की आवश्यकता है, ताकि वे स्वतंत्र रूप से तैर सके। उन्हें सांस लेने के लिए स्वच्छ पानी और घुलित ऑक्सीजन की जरूरत होती है। साथ ही ऊर्जा के लिए उचित पोषक तत्वों वाला भोजन भी अनिवार्य है। कृत्रिम मछली घर में प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन कम हो सकती है, इसलिए एरेटर या ऑक्सीजन पंप का उपयोग किया जाता है,
जो पानी में हवा के बुलबुले बनाता है। मछलियों के पोषण के लिए बाजार में उपलब्ध विशेष मछलियों का खाना होता है जिसे हम उपयोग करते हैं या जिसका हम इस मछली घर में उपयोग करते हैं। तो यदि हम कुछ जलीय पौधे और जानवर भी इसमें छोड़ दें तो यह एक स्वपोषित तंत्र बन सकता है। यानी कि यदि मछली घर में जलीय पौधे जो ऑक्सीजन और भोजन प्रदान करें और कुछ घोंघे या छोटे जीव जोड़े जाएं तो यह एक प्राकृतिक चक्र बनाने लगता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाते हैं और मछलियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे होता है? एक मछली घर मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है। यानी कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का संतुलन मनुष्य द्वारा बनाया और नियंत्रित किया जाता है। यह प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र की नकल है जो एक सीमित स्थान में काम करता है। तो क्या हम मछली घर को स्थापित करने के बाद ऐसे ही छोड़ सकते हैं? तो इसे कभी कभी हमें साफ भी करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या हमें तालाबों और झीलों को भी उससे साफ करना पड़ता है? तो आप इस सवाल को सोचिए। तो इस सवाल का जवाब आपको इसी क्रियाकलाप के अंत तक मिल जाएगा। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आवश्यक घटक चाहिए होंगे, जिसमें सबसे पहला घटक है हमें एक टैंक या जार चाहिए जिसमें मछलियों का निवास स्थान होगा। फिर हमें स्वच्छ जल चाहिए जिसमें पानी का तापमान और उसका पीएच स्तर मछलियों की प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए ताकि वे तनाव मुक्त रहकर जीवित रह सके। फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। फिर हमें मछली का भोजन चाहिए। जलीय पौधे यानी कि पौधे न केवल मछली घर की सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे। उपयुक्त मछली की प्रजातियां यानी कि मछली घर के लिए हमें ऐसी मछलियों का चयन करना होगा जो आपस में मिलजुल कर रह सके। उदाहरण के लिए गोल्डफिश या ज़ेब्रा डैनियो जैसी प्रजातियां जो कि घरेलू मछली घर में यानी कि घरेलू एक्वेरियम में, एक्वेरियम जो है वो मछली घर का अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है। तो उसके लिए लोकप्रिय और अनुकूल मानी जाती हैं। कौन कौन सी मछलियां? गोल्डफिश, गप्पी या ज़ेब्रा डैनियो, ये सब मछलियों के नाम है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो हम ये क्रियाकलाप कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। हमने जाना हमें इसका उद्देश्य यह है कि एक छोटे आत्मनिर्भर जलीय वातावरण का निर्माण करना है। इसके माध्यम से यह समझना है कि सीमित जगह में जीव और अजैव घटक पानी, हवा एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रहते हैं और ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। साथ ही साथ जो आवश्यक सामग्री हम देखते हैं वो है आपका कांच का टैंक, स्वच्छ पानी, जलीय पौधे, छोटी मछली, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब जानते हैं इस क्रियाकलाप की प्रक्रिया। तो सबसे पहले टैंक को हमें अच्छी तरह साफ करना होगा, उसे धोकर उसमें से किसी भी तरह की गंदगी को नहीं छोड़ना है। तल पर बिजली की परत बिछाएं, यानी कि टैंक के नीचे बिजली की एक परत बिछाएं। यह उपयोगी बैटरियां के लिए जगह प्रदान करती है। साफ पानी से भरें। टैंक को स्वच्छ क्लोरीन रहित पानी से भरें। पानी कमरे के तापमान के बराबर होना चाहिए। पानी में ऑक्सीजन के लिए एक एरेटर स्थापित करें। पानी को साफ करने के लिए एक निस्पंदन लगाएं। जलीय पौधे लगाएं ताकि ये मछलियों को छिपाने की जगह और ऑक्सीजन दे सके। 24 घंटे बाद आप इसमें अब मछलियों को डाल दीजिए। नियमित भोजन अनुसूची निर्धारित करें, यानी कि मछलियों को एक नियमित समय पर खिलाएं। उन्हें केवल उतना ही भोजन दें जितना वे जल्दी खा सके। पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, यानी कि पानी के रंग और गंध की नियमित जांच करें। जरूरत पड़ने पर पानी को बदलें। तो आइए इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए, एक स्वस्थायी प्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों से काम करती है।
निम्नलिखित कारणों से काम करती है। सबसे पहला है, पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताजी ऑक्सीजन पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ताजी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह ऑक्सीजन मछली और अन्य जलीय जीवों के जीवित रहने और श्वसन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मछली द्वारा उत्सर्जित मल और अमोनिया युक्त अपशिष्ट पौधों के लिए प्राकृतिक खाद का काम करते हैं। पौधे इन पोषक तत्वों को पानी से सोख लेते हैं, जिससे उन्हें बढ़ने में मदद मिलती है और साथ ही पानी भी साफ हो जाता है। इस प्रणाली में एक जीव दूसरे पर निर्भर रहता है, जिससे संतुलन बना रहता है। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव या शैवाल छोटी मछलियों का भोजन बनते हैं और जीवों के अवशेष पुनर्चक्रित होकर प्रणाली को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। लाभकारी बैक्टीरिया यानी कि लाभकारी जीवाणु जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रीफाइंग जीवाणु मछली के हानिकारक अपशिष्ट और गले सड़े पदार्थों को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पानी को विषाक्त होने से बचाती है, बल्कि अपशिष्ट को पौधों के ग्रहण करने योग्य पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देती है। अब नियमित सफाई की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हम मछली घर को नियमित साफ करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राकृतिक जल निकायों की तुलना में सीमित स्थान। देखिए, इसका मतलब ये है कि कृत्रिम प्रणालियों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे प्राकृतिक जल निकायों की तुलना में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। अपशिष्ट तेजी से जमा होता है, यानी कि सीमित जगह और कम पानी के कारण मछली का मल और बचा हुआ भोजन बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, जो जहरीला हो सकता है। पानी दूषित हो जाता है, यानी कि जमा हुए अपशिष्ट से अमोनिया जैसे हानिकारक रसायन बढ़ जाते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होती है और जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। कृत्रिम वातावरण को रखरखाव की आवश्यकता होती है, यानी कि प्राकृतिक तंत्र के विपरीत इस कृत्रिम माहौल को साफ रखने और ऑक्सीजन व तापमान को नियंत्रित करने के लिए नियमित मानवीय देखभाल की जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्राकृतिक तालाबों या झीलों की सफाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि पानी का आयतन बहुत अधिक होने के कारण गंदगी या अपशिष्ट आसानी से घुल जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। बड़ा क्षेत्र होने से हानिकारक रसायनों की सांद्रता यानी कि खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंच पाती। प्राकृतिक तलहटी में मौजूद अरबों जीवाणु और सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को बहुत कुशलता से तोड़कर खाद में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे पानी में गंदगी जमा नहीं होने पाती। प्राकृतिक तलहटी में मौजूद अरबों जीवाणु और सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को बहुत कुशलता से तोड़कर खाद्य में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे पानी में गंदगी जमा नहीं हो पाती और विभिन्न प्रकार की मछलियां यानी कि अधिक विविध जीव, कीड़े, मेंढक और जलीय पौधे मिलकर एक जटिल संपर्क बनाते हैं। कुछ जीव शैवाल को खाते हैं तो कुछ गंदगी को, जिससे पूरा पारिस्थितिकी तंत्र साफ रहता है। स्वनियामक प्रणाली यानी कि यह एक आत्मनिर्भर तंत्र है, जहां वर्षा और वायु जैसे प्राकृतिक घटक निरंतर जल का नवीनीकरण करते हैं। सूर्य के प्रकाश और वनस्पतियों के समन्वय से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों का स्तर बिना मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर रहता है। तो देखिए, हम किस तरीके से बोल सकते हैं अब कि प्राकृतिक तालाबों या झीलों को सफाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि
वे आत्म संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव और अपघटक मौजूद होते हैं जो कचरे को प्राकृतिक रूप से तोड़कर पानी को साफ रखते हैं, जबकि मछली घर एक बंद और एक अपूर्ण मानव निर्मित प्रणाली है जिसमें ये प्राकृतिक सफाई तंत्र नहीं होते और गंदगी जमा होने लगती है, इसलिए उसे नियमित सफाई करनी चाहिए। अब हम आते हैं क्रियाकलाप 13.2 पे। तो हमने एक एक्वेरियम यानी कि मछली घर बनाते समय आपको क्या ध्यान रखने के लिए कहा था कि ऐसा जलीय जानवर ना रखे जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या होगा? समूह बनाए और चर्चा करें कि जीवों के उपयुक्त प्रत्येक समूह एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर करते हैं। जलीय जीवों को इस क्रम में लिखे कि कौन किसे खाता है और कम से कम 3 चरणों की एक श्रृंखला बनाए। तथा क्या आप जीवों के किसी एक समूह को प्राथमिक महत्व का मानेंगे? क्यों या क्यों नहीं? तो देखिए, इन्हीं सभी प्रश्नों का हमें उत्तर जानना है। तो उत्तर जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मछली घर में शिकारियों के बारे में, यानी कि मछली घर में वे जीव जो दूसरे जीव को खा जाते हैं। तो देखिए, हाँ, छोटी मछलियों के साथ शिकारी मछली नहीं रखनी चाहिए। मछली घर का प्रबंधन करते समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि छोटी और शांत मछलियों के साथ कोई शिकारी मछली न रखी जाए। यदि किसी हिंसक या शिकारी मछली को छोटी मछलियों के साथ रखा जाता है तो वह उन्हें अपना आहार बना लेती है। इसके परिणाम स्वरूप छोटी मछलियों की संख्या समाप्त हो जाएगी, जिससे जैव विविधता नष्ट हो जाएगी और मछली घर का संपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन पूर्ण तरह से बिगड़ जाएगा। उदाहरण के रूप में बेटा जैसे आक्रामक मछली को छोटी गप्पी मछलियों के साथ रखने से बचे। क्यों? क्योंकि बेटा अक्सर अन्य मछलियों पर हमला कर उन्हें घायल कर देता है या मार देता है, जो एक छोटे कृत्रिम तंत्र के लिए विनाशकारी होता है। फिर अगर हम बात करें जलीय जीवों की पारस्परिक निर्भरता के बारे में, तो इनकी निर्भरता की अगर हम बात करें तो जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ताजी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो कि मछलियों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। साथ ही ये पौधे शाकाहारी मछलियों के लिए पोषण का प्राथमिक स्रोत बनकर उनके जीवन चक्र को सहारा देते हैं। वहीं छोटी मछलियां जल में मौजूद सूक्ष्म वनस्पतियों, शैवाल और पलवक का भक्षण करती हैं। यह प्रक्रिया न केवल छोटी मछलियों का पेट भरती है, बल्कि जल में सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि को नियंत्रित कर जल को संतुलित रखती है। पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछलियां द्वितीयक उपभोक्ता की भूमिका निभाती हैं और छोटी मछलियों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इससे जल निकाय में मछलियों की आबादी अनियंत्रित नहीं होती और खाद्य श्रृंखला सुचारू रूप से चलती रहती है। जीवाणु और अन्य अपघटक मृत जीवों तथा मछली के अपशिष्ट को विघटित कर उन्हें सरल अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया जल की गंदगी को साफ करती है और पौधों के लिए पुनः खाद्य यानी कि पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। वही अगर हम तीसरे चरण की बात करें, जहां पर हम खाद्य श्रृंखला के उदाहरण समझें, तो देखिए खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखें, जो कि हमारा प्रश्न था क्रियाकलाप में कि हमें एक श्रृंखला लिखनी थी। तो देखिए यहाँ पे है शैवाल, शैवाल से छोटी मछली, छोटी मछली से बड़ी मछली, यानी कि शैवाल ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाकर भोजन का प्राथमिक स्रोत बनाते हैं। स्रोत मछली ये सीधे शैवाल को खाकर पोषण और ऊर्जा प्राप्त करती है। वही बड़ी मछली की अगर हम बात करें तो ये छोटी मछलियों का शिकार कर श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। या फिर एक और हम उदाहरण रखेंगे जहाँ पे प्राणी पलवक से छोटी मछली, यानी कि ये पादप पलवक की बात करें तो ये जल में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे हैं जो भोजन का उत्पादन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव, अगर हम बात करें प्राणी पलवक की, तो ये सूक्ष्म जीव पादप पलवकों को खाकर जीवित रहते हैं।
छोटी मछली ये इन सूक्ष्म जीवों यानी कि प्राणी पलवक को अपना आहार बनाती। अब हम जानते हैं कि क्या प्राथमिक महत्व है। प्राथमिक महत्व में सबसे पहले है जलीय पौधे और फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक महत्व के हैं, यानी कि इसका मतलब है कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करने और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य श्रृंखला का आधार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका कारण क्या है कि वे प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी कि वे जीव खाद्य श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर होते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश बिंदु होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो मछलियों और अन्य सभी जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वही अगर हम बात करें सभी शाकाहारी जीव की, तो सभी शाकाहारी जीव जैसे छोटी मछलियां और प्राणी पलवक भोजन के लिए सीधे इन पौधों या फाइटोप्लैंक्टन पर निर्भर होते हैं। उनके बिना अन्य जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यदि पौधे और फाइटोप्लैंक्टन मौजूद नहीं होंगे तो खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। अब क्योंकि भोजन ऑक्सीजन दोनों समाप्त हो जाएंगे, तो इससे पूरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा। तो आइए आज के व्याख्यान को अब हम सारांश के रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जाना था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक आत्मनिर्भर इकाई है जहां सभी जीव जैसे पौधे और पशु अपने भौतिक वातावरण के साथ निरंतर क्रिया करते हैं। इस आपसी तालमेल से ऊर्जा का प्रवाह और जीवन चक्र बिना किसी बाहरी सहायता के चलता रहता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी सजीव प्राणी जैसे मनुष्य, पशु, पौधे जैविक घटक होते हैं, जबकि निर्जीव तत्व जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, वायु और मिट्टी अजैविक घटक कहलाते हैं। ये दोनों मिलकर जीवन का आहार बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाए रखते हैं, यानी कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि वे वे ऊर्जा और क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। वे ही संपूर्ण जीव जगत के लिए ऊर्जा का सृजन करते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर करते हैं और इनमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी शामिल होते हैं। शाकाहारी जीव केवल पौधों का सेवन करके मांसाहारी अन्य पशुओं का शिकार करते हैं और सर्वाहारी अपनी आवश्यकताओं के लिए पौधों तथा जंतुओं दोनों पर निर्भर होते हैं। परजीवी वे जीव होते हैं जो भोजन और आश्रय के लिए किसी भी अन्य जीव यानी कि मेजबान के शरीर के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं। वे अपने पोषण के लिए मेजबान या मेजबान जीव को हानि पहुंचा सकते हैं। वही अगर हम बात करें अपघटक जीवाणु की या जो कवक होते हैं, वो मृत पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देते हैं या तोड़ देते हैं। यह प्रक्रिया प्रकृति में कचरे का निस्तारण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती रहती है। सभी घटक पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी कि तंत्र के सभी घटक जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक एक चक्र में कार्य करते हैं। संसाधनों का यह निरंतर पुनर्चक्रण और ऊर्जा का प्रवाह ही प्रकृति में जीवन का संतुलन सुनिश्चित करता है। वही अगर हम बात करें मानवीय क्रियाकल्पाएं पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन को बाधित कर सकती है। कैसे? यानी कि प्रदूषण, वनों का विकास और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत दोहन जैसे मानवीय क्रियाएं इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। इससे खाद्य श्रृंखला बाधित होती है और पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है। पोषक तत्व पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है, यानी कि पोषक तत्व पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
तो यह था आज का व्याख्यान और उसका सारांश। अब इस व्याख्यान पर आधारित हम एक जो कि एनसीईआरटी पर पूर्ण रूप से आधारित होगा उसका एक प्रश्न हल कर लेते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण क्या करता है? उसके लिए आपके पास विकल्प है क केवल सजीव जीव, ख केवल भौतिक परिवेश, ग सजीव जीव और भौतिक परिवेश दोनों, और घ केवल पौधे और जानवर। तो आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, यानी कि सजीव जीव और भौतिक परिवेश दोनों। तो इसका हल देखते हैं। तो देखिए, जब भी हम एक पारिस्थितिक तंत्र केवल जीवों के नहीं बल्कि उनके और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं से बनता है। इसमें जैविक घटक यानी कि जैसे पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव अपने अस्तित्व के लिए अजैविक या भौतिक घटकों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने बता दिया कि वर्षा और तापमान यह तय करते हैं कि वहां किस प्रकार के पौधे उगेंगे, जो अंततः वहां रहने वाले जीवाणु के प्रकारों को प्रभावित करते हैं। अब आज के व्याख्यान की कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहली है कि पर्यावरण में सभी जैविक यानी कि सजीव और अजैविक निर्जीव घटक शामिल होते हैं जो एक संतुलित प्रणाली में परस्पर क्रिया करते हैं। फिर एक पारिस्थितिक तंत्र एक आत्मनिर्भर स्वपोषी इकाई होती है जहां जीव अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं। वन या मतलब इसके किस किस की बात कर रहे हैं हम? तालाब की और वन की। ये इसके उत्तम उदाहरण है जहां ऊर्जा का प्रवाहन और पदार्थ का चक्रण स्वयं हो रहा होता है। उत्पादक यानी कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हर पौधे जैसे उत्पादक सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे ही संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता को उनके भोजन की आदतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले इनमें आते हैं शाकाहारी, फिर मांसाहारी, सर्वाहारी, और यही सभी इनमें शामिल होते हैं जो कि सभी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर हम बात कर रहे थे अपघटक यानी कि जीवाणु और कवक की, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व पुनर्चक्रण के लिए मृत पदार्थ को विघटित करते हैं। यानी कि जीवाणु और कवक जैसे अपघटक मृत जीवाणु और कचरे को विघटित कर देते हैं। इस प्रक्रिया पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस छोड़ देती है। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों को पर्यावरण में वापस छोड़ती है जिससे वे पुनर्चक्रित होकर पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। आशा है आपको यह सभी मुख्य बिंदु समझ में आई होंगी। तो अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ रोचक प्रश्न हैं जो कि आप हल करेंगे, जिसकी मदद से आप इस व्याख्यान को समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ कुछ रोचक प्रश्न हैं जो आपको हल करने हैं। सबसे पहला है कि मानवीय क्रियाकल्पियां एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन को किन तरीकों से बाधित करती है? इन बाधाओं को काम करने के लिए संभावित हल सुझाएं। यह था रोचक प्रश्न आपके सामने, जो कि आपको स्वयं हल करना होगा ताकि आप इस व्याख्यान को सही तरीके से समझ पाएं और उसका निष्कर्ष निकाल सकें। एक और प्रश्न है आपके सामने कि यदि एक वन पारिस्थितिक तंत्र उसके उत्पादक आबादी में उल्लेखनीय कमी आती है तो विभिन्न उपभोक्ता समूह पर इसके पड़ने वाले प्रभावों की श्रृंखला की भविष्यवाणी करें। तो यह है दूसरा रोचक प्रश्न जो कि आपको स्वयं हल करना है। तो यह था आपका आज का व्याख्यान जिसमें हमने हर एक अनुच्छेद को समझने की कोशिश करी। आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना व्याख्यान यही समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।